अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पुनः स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री, और जिसका चैप्टर है 5। और इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। प्यारे साथियों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ये हमारा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पर तत्व, धातु, अधातु, उपधातु और धातु अधातु का भौतिक गुण बता दिया हूं। और वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए जरूरी हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि भाई डोबनेरर का ट्रिक क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, और आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले का आवर्त सारणी क्या था। और इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम लोग समझते हैं सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। ध्यान से आइए, तत्वों का वर्गीकरण। यानी तत्वों का वर्गीकरण क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर के लिए। यानी तत्वों का वर्गीकरण क्या है कि तत्वों को विभिन्न भागों में बांट देना। तत्वों को कई सारे भागों में अलग अलग बांट देना ही तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। यानी वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना। किसको बांट रहे हैं यहाँ पर, तो तत्व को बांट रहे हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण क्या है, तत्वों को विभिन्न भागों में उसके गुण के आधार पर, उसके दोष के आधार पर बांटना ही तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप तत्वों का वर्गीकरण समझ गए होंगे। यानी तत्वों को कई भागों में उसके गुण या दोष के आधार पर बांटना ही तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, आखिर हम तत्वों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं कि भाई उसके गुण दोष का अध्ययन हम आसानी से कर ले, इसलिए हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन कई बार पूछ दिए गए हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो तत्वों का वर्गीकरण उसके गुण दोषों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। जब से हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे तब तक से हम उसके गुण दोषों को पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो तत्वों के गुण दोषों के अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण जरूरी है। आइए हम यहां पर लिख देते हैं, तत्वों के गुण दोषों के अध्ययन करने के लिए, गुण दोषों के अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण जरूरी है। तत्वों का वर्गीकरण जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो तत्वों के गुण दोषों के अध्ययन करने के लिए हमें तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। मान लीजिए जब प्रारंभ में कम तत्व थे, जानते हैं प्रारंभ में कुल कितने तत्व थे, प्रारंभ में कुल 6 ही तत्व थे। ध्यान से आप समझिए, अब यहाँ से प्रारंभ में कुल कितने तत्व थे, तो प्रारंभ में कुल 6 ही तत्व थे। वह 6 तत्व कौन कौन था, तो यहाँ से समझिए, सोना था, चांदी था, तांबा था, एल्युमिनियम था, लोहा था, और छठा हमारा जो हो गया वो टीना था। यानी प्रारंभ में जब 6 तत्व थे तो उसके गुण दोष, उसके रख रखाव में हमको असुविधाएं नहीं थी, सुविधा था। ठीक, यानी मान लीजिए सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, टीना है, यानी 6 प्रारंभ में तत्व थे प्रारंभ में।
तो इसके रख रखाव में, इसके गुण दोषों को अध्ययन करने में हमको सुविधाएं थी, इसलिए हम उतना तक सीमित थे। लेकिन जिस प्रकार तत्वों की संख्या बढ़ी, तो हमारे समक्ष उसके रख रखाव में, उसके गुण दोषों को अध्ययन करने में असुविधाएं होने लगी। समझे? यानी जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो क्या हुई, उसके रख रखाव में, उसके गुण दोषों के अध्ययन करने में हमको असुविधाएं होने लगी। जब अब असुविधाएं होने लगी तो कुछ रसायन शास्त्रियों ने आगे आए और उसका वर्गीकरण करना प्रारंभ किए। सबसे पहला नाम आता है लववाजे, जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण उसके गुण के आधार पर किया था, भौतिक गुण के आधार पर किया था। यानी तत्वों को बांटने का प्रथम प्रयास हम कहे कौन किया था, तो लववाजे ने किया था। लववाजे ने किया था, यानी तत्वों को बांटने का प्रथम प्रयास हमारा कौन किया था, लववाजे ने किया था। और तत्वों को यह दो भागों में बांटा, धातु और अधातु। हालांकि हम पिछला वीडियो में आपको बता रखा है कि धातु और अधातु और उपधातु क्या है। इस वीडियो में सिर्फ हम तत्वों का वर्गीकरण, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोमिनेरर का त्रिक और मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तत्वों को बांटने का सबसे प्रथम प्रयास किया लववाजे ने। और तत्वों को कितने भागों में बांटा, तो दो भागों में बांटा। पहला बांटा था धातु और दूसरा बांटा था अधातु। ठीक है, धातु और अधातु के रूप में यह बांटा। और जिस प्रकार हम आगे बढ़े, जिस प्रकार और रसायन शास्त्री है, जैसे में आ गए यहाँ पर डोबरेनर, एक है आपके रसायन शास्त्री डोबरेनर। ठीक है, डोबरेनर ये कुछ तत्वों के संबंध में अपना विचार प्रकट किए कि भाई तत्वों को इस प्रकार सजाओ। अब वो इनका सिद्धांत क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा कि 3 तत्वों को उसके परमाणु के बढ़ते क्रम में सजाओ, यानी 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है, तो बीच वाला जो तत्व होता है अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं एक तत्व 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम के क्रम में हमने सजाया। 3 तत्वों को, ध्यान दीजिएगा कितने तत्व, 3। जब 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, तो कहा इन्होंने कि मध्यवर्ती तत्वों का जो परमाणु भार है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो हालांकि इनका कुछ नियम कुछ तत्वों पर लागू हुआ और तत्वों पर लागू नहीं हो पाया, इसलिए इनके नियम को मान्यता नहीं दिया गया। यानी डोबनेरर ने त्रिक नियम दिया था। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोबनेरर का त्रिक नियम क्या था, तो डोबनेरर का त्रिक नियम यही था कि जब 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है, तो जो बीच वाला तत्व है यानी मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यह कौन कहे थे हमारा, तो न्यूलैंड ने कहा था, यानी सॉरी डोबनेरर ने कहा था। डोबनेरर ने कहा था कि जब 3 तत्वों के परमाणु को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा डोबनेरर साहब ने कहा था, यानी त्रिक नियम दिया था इन्होंने, तत्वों का त्रिक नियम डोबनेरर ने। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको साफ करने वाला हूं। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बगल हट जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक, डोबनेरर का त्रिक हो गया, अब हम लोग समझेंगे कि भाई न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। देखिए, न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड के समक्ष कुल कितने तत्व उपस्थित थे, तो 56 तत्व थे। और डोबनेरर के बेरी, यानी जो हम लोग अभी पीछे पढ़े उसके बेरी 36 ही तत्व थे। डोबनेरर के बेरी कितने तत्व थे, 36 थे। लेकिन न्यूलैंड के समय कितने तत्व हो गए, तो 56। और इन्होंने अष्टक नियम दिया। अब अष्टक नियम क्या है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्य के भार के क्रम में सजाओ। ये भी वही अपने ध्यान से देखिए, बढ़ते हुए परमाणु भार,
बढ़ते हुए परमाणु भार। ध्यान से देखिए, न्यूलैंड ने भी बढ़ते हुए परमाणु भार को ही अपनाया, बस सिर्फ थोड़ा सा इसमें फर्क कर दिया। वो 3 कहे थे, ये 8 बोल दिया। यानी जब तत्वों के परमाणु के बढ़ते भार के क्रम में सजाया जाता है तो 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान, 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान प्रथम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कहा अष्टक नियम में न्यूलैंड ने। यानी अष्टक नियम पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में तो इसका जवाब किस तरह लिखेगा, आप इसका आंसर किस तरह लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम को दिया था, जिसके अनुसार बढ़ते हुए परमाणु क्रम, यानी किसी तत्व के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो 8वें तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये बताया था हमारा न्यूलैंड ने, जिसका अष्टक नियम के हम लोग नाम से जानते हैं। यानी जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है तो 8वें तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन कहा था, तो हमारा न्यूलैंड ने कहा था। हालांकि इसकी भी मान्यता अधूरी रही, पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि इसका भी नियम कुछ तत्वों तक लागू होता था और सब तत्वों पर लागू नहीं हो पा रहा था, तो इसकी भी मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद एक और राय रसायन शास्त्री, जिसका नाम था मेडलीव, अब देखिए मेडलीव के समय कुल 63 तत्व मौजूद थे। मेडलीव के समय कुल कितने तत्व उपस्थित थे, 63 तत्व थे। अब देखिए मेडलीव के समक्ष बहुत से कथन हो गए थे, लववाजे के हो गए थे, डोबरेनर के हो गए थे और हालांकि न्यूलैंड का भी हो गए थे। तो मेडलीव के समक्ष बहुत सारे उपकरण थे। तो मेडलीव ने क्या किया, ये भी कहा कि भाई चलो परमाणु को तुम बढ़ते हुए भार के क्रम में सजाओ, लेकिन ये मत कहो कि फलाना के ठिकाना के बराबर होगा। नहीं, देखिए क्या होता है, ये जब मेडलीव ने कहा कि भाई तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु के क्रम में सजाते हैं तो उस तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसी के भार में निहित होता है। यानी मेडलीव की जो आवर्त नियम है वो क्या था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो उस तत्व का परमाणु भार उसी के भार के घोतक होता है। ठीक है, मेडलीव ने कहा था। कोई दिक्कत है? और आगे समझते हैं मेडलीव का और बोला था। तो आइए दोस्तों, मेडलीव ने क्या कहा था उसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए मेडलीव ने कहा था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रम के परमाणु भार के क्रम में, भार के क्रम में सजाया जाता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण, तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण उसके भार का घोतक होता है, कहा था मेडलीव ने। यानी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु ही भार का घोतक होता है, हमारा कहा था मेडलीव ने। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज की क्लास में इतने तक रखते हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले की आवर्त सारणी। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।